So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 11th Business Study chapter number 2 Forms of Business Organization. So आज की इस क्लास में हम समझेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में और कुछ पार्ट हम समझेंगे पार्टनरशिप के बारे में। इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर हम कुछ बेसिक्स कवर करके आ चुके हैं कि भाई बिजनेस आखिर होता क्या है, प्रोफेशनल बिजनेस क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है और एज वेल एज नॉन बिजनेस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और बिजनेस रिस्क, इंडिजीनियस बैंकिंग फंक्शन। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिनिश कर लिए जिससे हमें समझ में आ गया भाई आखिर बिजनेस का मतलब क्या है। तो अब हम इस क्लास में जानेंगे, इस चैप्टर के अंदर जानेंगे कि बिजनेस एक सिंगल नाम नहीं है, इसकी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स में से आज हम दो कंपोनेंट्स को समझने वाले हैं जिसका नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप और दूसरे का नाम है पार्टनरशिप फर्म। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती क्या क्या चीजें हैं। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जनरली 3 चीजें आती हैं। पहला आता है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। इन सब के अपनी अपनी अलग अलग कैटेगरीज हैं, बट हम पहले बात कर लेंगे प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर डिवाइडेड है नॉन इनकॉर्पोरेटेड और दूसरा इनकॉर्पोरेटेड। हम नॉन इनकॉर्पोरेटेड में सबसे पहले आज बात करने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की और उस कैटेगरीज में आती है हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर। सभी को वन बाय वन समझेंगे स्पेसिफिक वीडियो के द्वारा ताकि हम हर एक टॉपिक को स्पेसिफिकली समझ सकें, उसके मेरिट्स, उसके लिमिटेशंस, उसके फीचर्स सबको अच्छे से समझते हुए। तो आज हम बात करेंगे अपने सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे कोई दुकानदार यानी कि वो दुकानदार अपनी उस मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपने लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि उसका कोई उसमें कोई पार्टनर नहीं है, ना तो कोई शेयर होल्डर है, ना ही कोई अदर पार्टनर है। वो अपने सिंगल दुकान खोल के बैठा है और अपने बिजनेस को रन कर रहा है। वो हमारा ऐसा टाइप का बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो इट रेफर टू दैट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, यानी कि इस टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको सिर्फ और सिर्फ एक बंदा चलाए और वो बंदा ही रिस्पॉन्सिबल हो अपनी मैनेजमेंट के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए और अपने लॉसेस के लिए। तो यहाँ पे हमने समझा कि भाई सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है। अब हम जानते हैं कि इसके क्या क्या मेरिट्स निकलते हैं, क्या लिमिटेशंस आती हैं, क्या फीचर्स आते हैं। उन सभी को समझते हुए इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इस टॉपिक को सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो जैसा कि हमने समझा अभी डेफिनेशन के द्वारा, और इस डेफिनेशन के द्वारा हम ये समझ पाए कि ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इनकॉर्पोरेटेड टर्म की एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है सभी चीजों के लिए, चाहे वो मैनेजमेंट हो, प्रॉफिट हो या लॉस हो, सभी चीजों के लिए वही रिस्पॉन्सिबल कहलाया जाएगा। अब ऐसी चीजें क्या होती हैं, लाइक कोई दुकानदार, राशन की दुकान हो गई, स्टेशनरी शॉप हो गई, दर्जी की दुकान हो गई, नाई की दुकान हो गई, इस तरीके से। तो सारी जो दुकान की चीजें हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हम कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो अब हम समझ लेते हैं इसके फीचर्स के द्वारा, क्योंकि फीचर्स एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अंदर आपके एडवांटेजेस भी इंक्लूड होती हैं और डिसएडवांटेजेस भी इंक्लूड होती हैं। सबको समझ लेते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है इंडिविजुअल ओनरशिप, यानी कि हम जानते हैं भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा रिस्पॉन्सिबल है, तो वो अकेला ही ओनर है। उसमें किसी भी तरीके का कोई पार्टनरशिप नहीं है कि वो भी ओनर कहलाया जा सकता है, मैं भी ओनर कहलाया जा सकता हूं, नहीं। आप अकेले ही ओनर रहोगे। अगर आपका बिजनेस अच्छे से रन करता है तो आप अपने यहाँ पे नौकरी पे तो लोग रख सकते हो, मगर ओनर के अंदर, ओनरशिप के अंदर किसी को भी सम्मेलन आप नहीं दोगे। तो यहाँ से हमारा क्या है, ओनरशिप बनी हुई रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोल मैनेजमेंट। सोल मतलब अकेला। अब सोल मैनेजमेंट ये है कि वो अकेला बंदा अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो कुछ भी मैनेजमेंट कर रहा है उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि हम और भी जगह देख पाएं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कंपनी अपने काम को डिवाइड कर देती हैं। जब प्लानिंग बनाई जाती है, स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, तो उन सभी डिपार्टमेंट्स के हेड को बुलाया जाता है मीटिंग के अंदर। सभी अपने अपने थॉट्स रखते हैं, सभी अपने अपने आइडियाज रखते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पास अलग अलग दिमागों के अलग अलग इनोवेटिव आइडिया आ जाते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई हमें आगे क्या स्ट्रेटेजी करनी है, हमारे कंज्यूमर को क्या चाहिए, हमारा मार्केटिंग लेवल क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि जब हम एक से ज़्यादा दिमाग के पास बात करते हैं, यानी हमारी सोचने की क्षमता कुछ और है, सामने वाले की कुछ और है, वो किस नज़रिए से देख रहा है किसी काम को, हम किस नज़रिए से देख रहे हैं, वो उस काम को कितना ईजी तरीके से कर सकता है, हम कितना ईजी तरीके से, यानी सबकी अपनी अपनी एबिलिटी है। तो उस एबिलिटी को जब हम जांचते हैं एक मीटिंग के द्वारा तो हमारी मैनेजमेंट और अच्छी हो पाती है।
बट यहाँ तो वो खुद अकेला बनता है, तो मैनेजमेंट भी हमारी अकेली ही रहती है। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब वो अकेला है तो सारी लायबिलिटी वही झेलेगा। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये है, देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपका बिजनेस किसी लॉस में जा रहा है, आपका बिजनेस किसी लॉस में जा रहा है, तो उस लॉस की भरपाई करने के लिए जो आपने लोन ले रखे हैं, उस लोन की भरपाई करने के लिए, अपने शेयर होल्डर को पैसा देने के लिए आपको अपने पर्सनल एसेट भी बेचने पड़ सकते हैं। आपको अपने पर्सनल एसेट भी बेचने पड़ सकते हैं उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए, उस उधारी को पूरा करने के लिए। तो ये तो रहता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर आपकी दुकान नहीं चली और आपने दुकान को ओपन करने के लिए जितने भी रेंट वगैरह पे दुकान ली थी या दुकान खरीदी थी, किसी से लोन लिया था, माल भरवाया था, जो कुछ उधारी ली थी आपने, तो उन उधारी, उस लायबिलिटी को पूरा करने के लिए आपको अपनी जमीन, जायदाद, घोड़ा गाड़ी सब कुछ बेचने पड़ सकते हैं। यानी यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होती, किसी का कोई शेयर नहीं होता। जाहिर सी बात है, जब ओनरशिप में किसी का शेयर नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर किसी का शेयर नहीं है, प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में नहीं है, तो यहाँ पर क्यों होगा? लायबिलिटी भी हमें अकेले ही चुकानी पड़ेगी। बट हम लिमिटेड लायबिलिटी की बात करें तो उसमें क्या होता है, कंपनी के नाम पर एसेट परचेज किए जाते हैं, कंपनी के नाम पर गाड़ियां परचेज की जाती हैं, जिससे क्या होता है कि आगे चलकर अगर हम लॉस इंकर्ड कर रहे हैं तो उसमें हमारे पर्सनल एसेट तो नहीं जाएंगे, कंपनी जा सकती है। ये होता है, बस इतना फर्क है। ठीक है, तो हमने जान लिया भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, यानी कि हमारे पास आज़ादी है कि हम कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप कैटेगरी के अंदर। जैसे कि राशन की दुकान खोल ली, स्टेशनरी की दुकान खोल ली, कोई खाने पीने की दुकान खोल ली, बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे पास आज़ादी है कि हम कोई सा भी बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्रेसी, यानी कि ये एक ऐसी टर्म है बिजनेस की जिसके अंदर सीक्रेट्स काफ़ी मेंटेन होते हैं। जैसा कि हम देखते हुए आ रहे हैं कि एक अकेला आदमी, तो एक अकेला आदमी जब भी दिमाग में आए, समझ लो सोल प्रोप्राइटरशिप की बात हो रही है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जब वन ही पर्सन है, वो सब मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉफिट का, लॉसेस का, तो अल्टीमेटली उसके जितने भी सीक्रेट्स होंगे, अपनी मैनेजमेंट को चलाने का तरीका होगा, उसकी स्ट्रैटेजी होगी, वो सब तो सीक्रेट ही रहने वाली है ना। यानी कि उसके ओनरशिप में कोई पार्टनर नहीं है, तो वो अपने सीक्रेट्स किसको बताएगा? किसी को भी नहीं बताएगा। तो यहाँ पे सीक्रेट्स ज़्यादा मेंटेन होते हैं, सबसे ज़्यादा सीक्रेट्स यही मेंटेन होते हैं, क्योंकि आगे चलकर हम क्या करते हैं, जो पार्टनरशिप पर फर्म बनाते हैं या फिर अपनी कंपनी बनाते हैं, तो उसमें हमें टाइम टू टाइम बैलेंस शीट इशू करनी पड़ती है, जिससे लोग को पता चल जाता है कि भाई हम लॉस में चल रहे हैं, प्रॉफिट में चल रहे हैं, जिससे वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो हमें लोन देंगे या नहीं देंगे, शेयर होल्डर हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। बहुत सारे डिसीजन तय हो जाते हैं हमारी बैलेंस शीट को देखने के बाद, हमारे P&L को देखने के बाद। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे सीक्रेट्स मेंटेन होते हैं। आप किस स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें आप लगा रहे हो, वो सिर्फ आपको पता और किसी को नहीं पता। नेक्स्ट आता है हमारे पास नो सेपरेट लीगल एंटाइटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरीके की सेपरेट लीगल एंटाइटी आपको नहीं चाहिए होती है। आपका काम बिल्कुल फ्रीडमली चलता है। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं होता जो कि एक लीगली होता है, यानी कि आप लीगल बिजनेस तो करोगे, जाहिर सी बात है, बट ऐसा नहीं कि आपको कंपनी फॉर्म करने के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ ये फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, इतने पार्टनर्स दिखाने पड़ेंगे, अपना मटेरियल दिखाना पड़ेगा। ऐसा कुछ इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता। इस जो बात मैंने बोली है ना, इस बात से आप ध्यान रख सकते हो कि नो सेपरेट लीगल एंटाइटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि ना तो आप अलग हो अपने बिजनेस से, ना ही आपका बिजनेस अलग है आपसे। ये ध्यान रखिएगा, ना तो आप अलग हो ना आपका बिजनेस अलग है, कोई भी किसी तरीके की सेपरेट लीगल एंटाइटी ऑफ द बिजनेस में नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अनडिवाइडेड रिस्क, यानी कि सब कुछ अकेला, तो रिस्क भी अकेला ही लेगा। भाई प्रॉफिट अकेला ले रहा है, वो ओनरशिप अकेली है, मैनेजमेंट अकेली है, सब कुछ अकेला है, तो जो वो रिस्क ले रहा है वो भी तो अकेला है। भाई रिस्क ले रहा है वो, अगर वो उस रिस्क में फायदेमंद नहीं हो पाया या उस पर प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाया, तो उसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी भी तो जा रही है। वो अपने सब पर्सनल एक्सेस को बेचकर उस लायबिलिटी को पूरा भी तो कर रहा है, तो अनडिवाइडेड रिस्क है हमारा। नेक्स्ट आता है सुइटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस, यानी कि ये काम हर एक बिजनेस के लिए नहीं बना, ये टर्म हर एक बिजनेस के लिए नहीं बनी, ये किसी छोटे मोटे बिजनेस के लिए या फिर किसी स्पेशल टाइप के बिजनेस के लिए ही चल सकता है। जैसे कि हम बात करें किराने की दुकान हो गई, स्टेशनरी शॉप हो गई, या कोई भी खाने पीने की दुकान हो गई, इस तरह की कैटेगरी तो सही है। बट आप एक कंपनी लेवल पे काम कर रहे हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप क्या क्या करोगे? आप मार्केटिंग संभालोगे, फाइनेंशियल संभालोगे, प्रोडक्शन संभालोगे, क्या करोगे आप? तो इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप सिर्फ कुछ ही बिजनेस के लिए चाहिए, और कुछ ही बिजनेस के लिए होता भी है, क्योंकि आगे चलकर आपको लीगल एंटाइटी पे काम करना पड़ता है, सेपरेट लीगल एंटाइटी पे काम करना पड़ता है आपको। यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म नहीं होती चीज़ें। तो हमने क्या जाना, ये कुछ ही बिजनेस के लिए सुइटेबल है, और क्या क्या इसके अंदर अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं,
वो हमने इन फीचर्स के माध्यम से समझ ली। फिर भी हम इनके मेरिट्स के ऊपर ध्यान मान लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस आखिर क्या क्या है। सो बढ़ते हैं उस टॉपिक की तरफ और फिनिश करते हैं इस सोल प्रोप्राइटरशिप के टॉपिक को। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझ लेते हैं कुछ मेरिट्स को तो कुछ लिमिटेशंस को जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आती हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप हम जान चुके हैं और उसके फीचर्स भी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहाँ से ये सिर्फ आप एग्जाम्पल मानो, ये सिर्फ आप एग्जाम्पल मानो। अगर आपने अच्छे से टॉपिक समझा होगा, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन पर ध्यान दिया होगा, तो आप इसके फीचर्स, लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस खुद ब खुद डिजाइन कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। टीचर आपको फुल ऑफ फुल नंबर देंगे, बट शर्त यह है कि जो आप लिख रहे हो वो आपके क्वेश्चन से रिलेट करना चाहिए। मान लीजिए वो पार्टनरशिप के बारे में रहा है, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में लिख दिया, तो ऐसे तो काम नहीं बनेगा। तो हम टॉपिक टू टॉपिक इजीली इसलिए पढ़ते हैं, क्लासीफाई इसलिए कर रखी है मैंने वीडियोस, ताकि हम हर एक टॉपिक को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ समझ सकें, ताकि हम हर एक टॉपिक को एक इजीली समझ सकें। कि मान लीजिए मैं भी सोल प्रोप्राइटरशिप समझा रहा हूं, मैं आगे चलकर इसी वीडियो के अंदर पार्टनरशिप समझाऊंगा, तो उसमें क्या होगा, दो टॉपिक का मिक्सअप हो जाएगा। अभी आपको क्या चाहिए कि ये जब हमारी क्लास हो जाए, इस क्लास के बाद आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के पूरे टॉपिक को एक बार अपनी लैंग्वेज में लिख के देखना है, चाहे वो हिंदी वाले बच्चे हों, चाहे वो इंग्लिश वाले बच्चे हों। एक बार जब वो टॉपिक आप खुद अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ना, तो आप उसके डिसएडवांटेज, मेरिट्स, फीचर खुद ब खुद बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने ये काम किया ना, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि हम हर एक टॉपिक को इजीली क्लासिफिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक वीडियो के साथ पढ़ रहे हैं। तो मेरिट्स हमारे क्या निकलेंगे स्टूडेंट्स? क्विक डिसीजन निकल सकता है, बेनिफिट ऑफ सेक्रेसी, डायरेक्ट मोटिवेशन, पर्सनल कंट्रोल, इजी फॉर्मेशन। यानी कि हमारा क्या है, जो डिसीजन मुझे लेना है वो मुझे लेना है, मुझे किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अकेला हूँ। दूसरा, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, मैं अकेला हूं, अपने सीक्रेट्स मेरे पास ही रहेंगे, मेरे सीक्रेट किसी को पता नहीं लग सकती, मेरी स्ट्रेटेजी किसी को पता नहीं लग सकती। मैं अपने कंज्यूमर को कैसे अट्रैक्ट करूंगा, अपने यहाँ पे कैसे गुड्स रखूंगा जिससे वो अट्रैक्शन के साथ मेरे पास आए, ये सब स्ट्रेटेजी मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। और पता भी होगी तो बेसिकली वो मेरी तरह से जो कॉम्पिटिशन लेवल चल रहा है, तो जो मैंने स्ट्रेटेजी डिजाइन करी अपने बिजनेस के लिए, वो कोई और बिजनेस को पता ही नहीं लग सकती, क्योंकि कोई बातों को लीक करने वाला है ही नहीं। नेक्स्ट, डायरेक्ट मोटिवेशन, आपके पास नहीं आया तो पूरे दिन कोई ग्राहक नहीं आया, और आया तो अगले दिन 10 या 20 ग्राहक आ गए, तो आपको वो 10 या 20 ग्राहक आए ना, वो ग्राहक नहीं आए, आपका मोटिवेशन आया है, आपको काम करने की ऊर्जा देकर गया है, चाहे उसने कुछ खरीदा या ना खरीदा। 10 ग्राहक आए, 5 ने तो खरीदा होगा, तो जो 5 ने खरीदा है ना, मगर वो 10 ग्राहक जो आए उन्होंने आपको मोटिवेशन दिया अपने काम को करने के लिए। नेक्स्ट, पर्सनल कंट्रोल, यानी कि आपका पूरे बिजनेस के ऊपर पर्सनल कंट्रोल है, आप उस चीज के मालिक हैं, आप वहां पे लड़के रखकर काम करवा सकते हैं, आपको आपके बिजनेस में जो कुछ भी एडजस्टमेंट होगी वो आपसे बिना बताए नहीं हो सकती, आपका पूरा पर्सनल कंट्रोल है पूरे बिजनेस पे। और ये एक ऐसा बिजनेस होता है जो कि काफी इजीली फॉर्म हो जाता है, इसके लिए कोई हमें बिजनेस कोड वगैरह के चक्कर लगाने नहीं पड़ते, ना ही कुछ आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती, पर शर्त यह है कि वो हमारा बिजनेस लीगल होना चाहिए, इजी फॉर्मेशन है। नेक्स्ट आता है हम लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन तो स्टूडेंट क्या है कि अकेला आदमी कहाँ तक पैसा लगाए, कहाँ तक रिसोर्सेज इकट्ठी करे, तो यहाँ पे रिसोर्सेज थोड़ी लिमिटेड रहती हैं। जितनी मेरे पास पूंजी इकट्ठी हुई, मैंने उतना माल ले आया और उतनी मैंने अपनी दुकान सजा दी, ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर कोई बिजनेस, कोई कंज्यूमर ये आए कहने की मुझसे कि सर आप यहाँ पे ये भी रखिए या फिर ये सब चीज़ें भी रखिए, और बहुत सारे आइटम्स मुझे बता के जाए, बट मेरे पास पैसा ही नहीं है उसको चीज़ों खरीदने के लिए, तो मैं उतनी ही रिसोर्सेज रख पाऊंगा जितनी की मेरे पास एबिलिटी है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज रहती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, अकेला बंदा है, उसको कुछ भी हो सकता है, अगर तबीयत खराब हो गई तो दुकान 3 दिन बंद रहेगी, दुकान 3 दिन बंद रहेगी, कोई एम्प्लॉय खोलने नहीं जाएगा। अगर आपका बिजनेस ऊंचे लेवल का चल रहा है फिर तो लड़के वगैरह खोल देंगे, मगर फिर भी पीछे ऐसा ही काम होता है। तो यहाँ पे क्या है कि लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, मान लीजिए आपको कुछ हो गया या फिर कोई तबीयत खराब हो गई, इवन डेथ वगैरह हो गई, तो आपका बिजनेस आगे नहीं चल पाएगा अगर आपके घर में उस बिजनेस को चलाने वाले नहीं हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हम पढ़कर आ चुके हैं भाई, कोई भी अगर लॉस हो रहा है तो उसके अंदर हमारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, उसको पूरा करने के लिए हमें अपने पर्सनल एसेट भी सेल करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली पूरे सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन होता है और एक ही पर्सन सभी चीज को मैनेज कर रहा है।
मान लीजिए आगे चलकर आपका बिजनेस अच्छे से रन कर रहा है, तो आप अपने बिजनेस के अंदर क्या क्या करोगे? आप मैनेजमेंट करोगे, फाइनेंशियली देखोगे, प्रोडक्शन देखोगे, या फिर क्या देखोगे? तो यहाँ पे क्या रहता है, हमारी मैनेजरियल एबिलिटी बहुत कम रहती है या लिमिटेड रहती है, क्योंकि एक अकेला पर्सन किसी एक चीज पर ही पूरे कंसिस्टेंसी के साथ फोकस कर सकता है। अदरवाइज वो करेगा तो मल्टीटास्किंग के अंदर वो भी मल्टीटास्कर ही बन जाएगा और किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी रहती है। तो यहाँ से हमने क्या समझा, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का पूरा कंप्लीट टॉपिक हमने जाना, क्या फीचर्स हैं, क्या डेफिनेशंस हैं, क्या मेरिट्स, क्या लिमिटेशन। सो होपफुली आपको समझ में आए होंगे और आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। बट फिर भी किसी भी पॉइंट, किसी भी टॉपिक के अंदर कोई कहीं डाउट रह गया हो तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अदरवाइज इससे पहले वाले चैप्टर के आपने वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हैं और अपनी पढ़ाई को इजीली कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पार्टनरशिप फर्म के साथ। थैंक यू।